हाँ, तो आज हम लोग NTSC स्टेज 1 का 2020 का जो पेपर था आपका, जो दिसंबर में हुआ था, ठीक है, अभी आपका लास्ट ईयर ही दिसंबर में कोविड की वजह से जो थोड़ा सा डिले हुआ था, तो 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था आपका। अब सब जानते हैं जैसे NTSC स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो हर एक स्टेट कराती है अपना अलग अलग। तो हम जो आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं उसका, वो यूपी का करने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो पेपर हुआ था 13 दिसंबर को, ठीक है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट में आपका मैट का पेपर हुआ और उसके बाद आफ्टरनून में आपका सैट का पेपर हुआ था। तो हम लोग सैट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और सैट में भी अलग अलग कंपोनेंट आते हैं। साइंस का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, मैथ्स का अलग है। तो साइंस के कंपोनेंट में आज हम लोग फिज़िक्स का सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस फिजिक्स के आए थे और उनको हम कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था हमको, ठीक है। अब आगे जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उसमें उन लोगों के लिए काफ़ी लर्निंग होगी कि वो किस तरह से पेपर को के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और उसके बारे में और डिटेल में कुछ चीज़ें भी जानेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये स्टेज 1 का पेपर है उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हमने बताया। आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज़ द फार पॉइंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने ह्यूमन आई चैप्टर अगर पढ़ा है या लाइट चैप्टर पढ़ा है आपने, तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि फार पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ह्यूमन आई है वो कितना दूर तक देख सकती है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितनी देख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप चांद, तारे, सूरज सब देख सकते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसलिए कह दिया जाता है कि जो इन फार पॉइंट है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस जब आप देख लेते हैं, अगर कोई ऑब्स्टेकल ना हो रास्ते में, तो आपको सूरज भी दिख रहा है, चांद भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं, तो इसलिए बोल दिया जाता है कि ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फार पॉइंट की तरह एक हमारा नियर पॉइंट भी होता है। तो नियर पॉइंट क्या होता है? ये हो गया आपका फार पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फार पॉइंट हो गया। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि पास में आप मिनिमम डिस्टेंस क्या है जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर दिख सकती हैं, ठीक है। यानी उस डिस्टेंस से कम करेंगे अगर आप तो चीज़ें ब्लर होने लगेंगी, इसीलिए मिनिमम बोल रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर पे अगर आप कोई बुक रखकर पढ़ें तो वो आपको क्लियर दिखेगी। वो आपका क्या कहलाता है? नियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अगर उससे करीब लाएंगे अगर आप किताब को तो चीज़ें ब्लर होने लगेंगी और आपकी आंखों पर स्ट्रेन भी पड़ेगा। तो ये जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी याद रखिएगा कि विदाउट स्ट्रेनिंग योर आइज़, ठीक है, आप चीज़ों को अगर आप देख ले रहे हैं इतनी दूरी तक तो आपके फार पॉइंट और नियर पॉइंट वैसे डिसाइड होंगे। यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ने लग जाए 25 सेंटीमीटर पे भी, तो इसका मतलब आपका नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। और ऐसा होता है कि जब आपका नियर पॉइंट में अगर 25 सेंटीमीटर पे आप पहले आसानी से चीज़ें पढ़ लेते थे तो आप नहीं पढ़ पा रहे, इसका मतलब नियर पॉइंट आपका दूर हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, वो 40 पे पहुंच गया है या 50 पे पहुंच गया है। तो नियर पॉइंट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी आंखों में एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपको चीज़ें सही से नहीं दिख रही होती हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जब हमें हो जाता है तो चश्मा लगाना पड़ता है हमको, फिर पास की चीज़ें देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है। तो वो कौन सा लेंस होता है हमारे चश्मे में, ये भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में पावर भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कैसी पावर होती है उसकी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है आपकी, वो कैसी होती है? वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो नियर पॉइंट आपका ये ऐसा होता है। फार पॉइंट में क्या हुआ? मान लीजिए आपका फार पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, अगर मतलब अब आपको चीज़ें जो है दूर की साफ नहीं दिख रही हैं, और जनरली अर्ली स्टेज में आपके जो प्रॉब्लम होती है आंखों में, आप लोगों में से भी आई एम श्योर कि आपको काफ़ी लोगों को चश्मा अगर लगा होगा तो वो उसमें प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द पीपल को यही प्रॉब्लम होती है कि उनको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही होती हैं। वो क्लास में बैठे होते हैं, उनको बोर्ड पर चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही होती हैं, तो इसका मतलब उनका फार पॉइंट अब इन्फिनिटी पे नहीं रहा, ठीक है। फार पॉइंट कहाँ आ गया है? इन्फिनिटी से पास में आ गया। हो सकता है 200 पे आ गया हो, 300 पे आ गया हो, 100 पे आ गया हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फार पॉइंट जब डिस्टर्ब होता है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो उस प्रॉब्लम का नाम है मायोपिया, ठीक है। यानी अब आपको दूर की चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका लेंस लगता है वो कॉनकेव लेंस लगता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जो चश्मे में जो लेंसेज लगते हैं वो एक्चुअली में कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं होते, उनके नाम अलग होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मेनिस्कस या पॉजिटिव मेनिस्कस। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है,
ठीक है। तो ये हमने इसमें आगे आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एनटीएससी में या और किसी एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के नाम कुछ अलग अलग भी होते हैं। जैसे मान लीजिए नियर पॉइंट आपका अगर दूर चला गया है तो आपको जो प्रॉब्लम हो जाती है उसका नाम इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा कि आपको फार साइटेडनेस हो गया है। अब फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप फार साइटेड हैं, फार साइट आपकी ठीक है, दिक्कत क्या हुई है, नियर साइट में दिक्कत हो गई, तो उल्टा नाम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फार पॉइंट अगर आपका डिस्टर्ब हुआ होगा तो कहेंगे कि आप नियर साइटेडनेस हो गई है आपको प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है नियर साइटेडनेस से अगर आप सफ़र कर रहे हैं इसका मतलब आपका नियर पॉइंट ठीक है, फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो कितना बेंड होती है, कितना उसकी स्पीड में जो है वो डिफरेंस आता है, ठीक है, कमी हो जाती है या बढ़ जाती है, इस अमाउंट को, यानी अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितना बेंड होगी, कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग क्या होगी, इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप सब में को याद होगा इसमें 1.33, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ मैन यूज्ड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और पावर पूछ रहा है इस लेंस की। अब देखिए अभी हमने लेंसेज के बारे में डिस्कस किया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, पावर के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं, +2D, -2D, +5D, -5D। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों से गलती होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है, आप फॉर्मूला लगा के बहुत लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे 1/f से, लेकिन रुक जाइए, आप क्या करिए, आप पहले ऑप्शंस को एनालाइज करिए। ऑप्शंस क्यों हैं? दे आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है, वो आपकी हेल्प करने के लिए हैं ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। आप कई बार क्वेश्चन देकर एक्साइटेड हो जाते हैं, आप कह रहे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा मुझे आता है, ठीक है, अब ये भूल जाते हैं कि टाइम भी मैटर करता है, ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं, तो ऑप्शन की हेल्प लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है ऑप्शन देखने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, आपको इतना 1-2 मिनट जो आपके खर्च होंगे सोल्यूशन पे वो बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। और टाइम ही सब कुछ होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, टाइम को आपको एक्यूरेसी के साथ आप कितने क्वेश्चंस कर ले जा रहे हैं और स्पीड कितनी है ये मैटर करता है जब क्वेश्चन पेपर इस तरह का आया हो, जो कि काफ़ी आसान है देखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको +2D दिख रहा है, -2D, +5D, -5D। आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव में होगी, तो हमेशा अगर पॉजिटिव में होनी है तो नेगेटिव वाले आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। ये देखिए, अब देखिए 2 ऑप्शन चले गए आपके, ये हो ही नहीं सकते, ऑप्शन हमेशा आंसर आपका प्लस में ही आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे +5D की जगह या +2D की जगह आपका क्या होता, -2D दिया होता, तो क्या होता? तब तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया था आपका, तो आंसर आपका सिर्फ ये हो जाता। तो इस तरह से ऑप्शंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ऑप्शन को ज़रूर एनालाइज करिए। कई सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है। तो आपका जो एम होना चाहिए वो आंसर जल्दी लाना है, ये एम नहीं है कि मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर दूसरा आपका जो बगल वाला है वो आपसे फिर आगे निकल जाएगा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन फंस गए हैं, तो 2 में से कोई ना कोई होंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, P = 1/f, और ये ध्यान रखिएगा मीटर में लेना होता है f को हमें, तो लगाते हैं फॉर्मूला P = 1/f, कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 को मीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 100, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, आपको पता है ये, तो 100/20 ये कितना आ जाएगा 5। अब 5 जो आया है वो 1 मीटर है उसके साथ में, तो मीटर को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाता है 5 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो मीटर इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, डायोप्टर भी लिख सकते हैं, तो 5 डायोप्टर, यानी डायोप्टर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, डायोप्टर = 1/मीटर, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, कभी इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्ट मीटर इज यूज्ड। अब देखिए वोल्ट मीटर किस तरह यूज होता है, पैरेलल में, सीरीज में, दोनों ही मैनर में यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर हो एफिशिएंटली, वो उसको मेजर करे, इसके लिए उसके अंदर करंट का जाना तो जरूरी नहीं है। तो कैसा बनाएंगे वोल्ट मीटर, पहली चीज़ तो वोल्ट मीटर को बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाला बनाएंगे ताकि उसमें करंट एंटर ना करे, उसकी जो एक्चुअल रीडिंग उसको हैम्पर करेगी वो। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि उसमें रेजिस्टेंस उसकी हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या, उसको कहाँ लगाएंगे हम, आप जानते हैं कि जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो
ये मान लीजिए ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, तो आप इसको सीरीज में लगाएंगे तो आपको पता है सीरीज में करंट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, वगैरह डिवाइड हुए करंट आ रही है, पूरी करंट आ रही है, तो सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा करंट आती है। यानी अगर आपसे पूछें पैरेलल और सीरीज किस में करंट ज़्यादा रहेगी, तो आप क्या बोलेंगे, सीरीज में ज़्यादा रहेगी। तो आप पहले तो इन दोनों में से किस में लगाएंगे, उसको पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, सीरीज में नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। और दूसरा क्या, उसकी रेजिस्टेंस भी हाई होनी चाहिए। आइडियल केसेस में रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस उसकी इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है, या इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर के केस में, ठीक है। अमीटर के केस में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अमीटर के बारे में आप क्या बताएंगे कि उसको हम कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अमीटर से हमें करंट मेजर करनी है, तो हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट आए, ठीक है। तो अमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए, और इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। वोल्ट मीटर के केस में रेजिस्टेंस हो सके तो मैक्सिमम रखेंगे हम, इनफाइनाइट हो सकती है आइडियल केस में, ठीक है। और कहाँ कनेक्ट करेंगे, ऐसी जगह जहाँ पे करंट की जाने के चांसेस वैसे भी कम हो, पहले ही करंट डिवाइड हो जाएगी जाते हुए, और बाकी रेजिस्टेंस उसको अपोज भी करेगी। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा इसकी, ठीक है, वोल्ट मीटर की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप मार्क कर सकते हैं, बचपन से आपने इसको पढ़ा हुआ है, 746 वॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैग्नेट अट्रैक्ट्स। अब मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, यानी आयरन वाले सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है ये भी समझ लीजिए। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट दूर से ही एक डिस्टेंस से फोर्स लगाता है, एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि वो फील्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वो क्या करता है, वो पहले दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगा, उसके अंदर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है दूसरे सब्सटेंस का वो इधर उधर है, ठीक है, रैंडम है, उसको क्या करेगा, उसको अलाइन करेगा एक डायरेक्शन में, ताकि वहाँ पे दो पोल्स बन सकें, ठीक है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिन सब्सटेंस में ये इस मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन कर पाता है उनको वो मैग्नेटाइज कर देता है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाता है। अदरवाइज बाकी सब्सटेंस को क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक लाइन में अलाइन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आयरन, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोबर गैस या बायोगैस, तो क्या होगा, कौन सा हो सकता है इसमें से ऑप्शन, क्लियरली दिख रहा है आपको। देखिए गोबर गैस कहाँ बनाई जाती है, बायोगैस, ये उसका प्लांट कहाँ लगाया जाता है, अर्थ के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव जो आपका वेजिटेबल जो होती हैं, यानी वेस्ट जो रेसिड्यू होता है प्लांट्स का, तो वो उसको ज़मीन के अंदर डाला जाता है, उसके साथ वाटर मिलाया जाता है, फिर उसी में उसका पूरा प्रोसेस चलता है, और उस प्रोसेसिंग से आपकी क्या मिलती है, आपको बायोगैस। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी मीथेन बनती है, ठीक है। तो मीथेन बनती है और उसके साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका CH4 + CO2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 0.5 एम्पियर की करंट पास हो रही है 10 मिनट्स में। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, करंट कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.5 एम्पियर की, और कितना टाइम लग रहा है जाने में, आपका 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को 60 सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 600 सेकंड्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप क्या जानते हैं, आप सब ने पढ़ा है कि चार्ज पर यूनिट टाइम करंट देता है आपको, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, उन दोनों से आपको क्या मिलता है, करंट। तब आपको पता चलता है कि कितनी करंट है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या देता है, अभी हमने बताया, करंट देता है। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, I = Q/T। तो चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, तो I को T से मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 5 × टाइम कितना दिया है, 600, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलम, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द पेशेंट टीथ। अब पेशेंट टीथ को एग्जामिन करना है, उसके अंदर की कैविटीज वगैरह को देखना है। अब कैविटी तो बहुत छोटी होती है, छोटी चीज़ को बड़ा बना दे, ऐसा कौन सा मिरर है ताकि उसको दिखे। तो छोटी चीज़ को बड़ा कौन बना सकता है, दो ही मिरर आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा पढ़ा है आपने कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में आप सब जानते हैं कि उसमें इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत लिमिटेड है। दो ही केसेस आपने पढ़े, कि इन्फिनिटी वाला पढ़ा है जो इधर उधर डाइवर्ज कर देता है रेस को, ठीक है, और फिर वो पीछे आके मिलती हैं एक पॉइंट पे फोकस पे। और दूसरा कौन सा पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है उसमें हमेशा जो इमेज होती है वो छोटी ही बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो डिमिनिश्ड इमेज का केस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होगा आपका कॉनकेव। अब कॉनकेव में कौन सा होता है, कॉनकेव में आप सब जानते होंगे कि फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, ये हो गया कॉनकेव आपका। कॉनकेव में क्या होगा, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो ये पहली रे ऐसे गई पैरेलल जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी आपने पोल से निकाली, पोल से जाएगी तो वो आपका ये क्या बनाती हुई निकलती है यहाँ से,
यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जाएगी। ठीक है, ये आपकी कुछ इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये रे में लगातार डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी ये कैसी रेज हैं, ये रेज हैं, दे आर डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग रेज कहाँ मिलती हैं, दे नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलती। ठीक है, कभी नहीं मिलती, रियल इमेज नहीं मिलेगी। तो क्या करें, इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, दोनों को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं जाके मिल जाएंगे आगे, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी। आपको देखने में लग रहा है इमेज कैसी है, ये इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो इनलार्ज्ड इमेज मिल जाती है आपको बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, तो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं यहाँ पे, कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे। ठीक है, आज अगर आपसे लेंस पूछा जाता है बताइए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस है जो आपको मैग्नीफाइड इमेज देता है, बड़ी इमेज बनाता है, तो वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे और मिरर में कैसा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ रेटिंग, उस पर रेटिंग दी हुई है 30 वॉट और आपकी 12 वॉट। ठीक है, 30 वॉट और 12 वॉट। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितनी करंट पास होगी। ठीक है, तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला होता है P = VI। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, P कितना दिया हुआ है 30 और कितना 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आपको देख लग रहा है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 × 24 है। तो एक ही ऑप्शन है, आप पूरा सॉल्व करिए ही मत। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप टाइम बहुत छोटे टाइम बचा सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग ही आना है आंसर। ठीक है, तो 2.5 एम्पियर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, हम सब जानते हैं, क्या यूनिट होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी हो सकता है जो आप फॉर्मूला जानते हैं IBL sin थीटा। ठीक है, आपको पता है sin थीटा की तो यूनिट यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी है। फोर्स की क्या हो जाएगी, ये न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एम्पियर हो गई। ठीक है, और इसकी तो हमें निकालनी है, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, न्यूटन फिर एम्पियर इंटू लेंथ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एम्पियर, लेंथ क्या होगी, लेंथ की मीटर हो जाएगी, सॉरी, तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे आप सीधे। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसलिए ये गलत होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम केमिस्ट्री, बायो और बाकी सेक्शंस को, मैथ्स, ठीक है, और सोशल साइंस, सारे सेट के सारे सेक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।